नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज है, सीधे चलते हैं उत्तराखंड। और उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वायरस इन उत्तराखंड। आज मिले 37 नए मामले। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 958। उत्तराखंड का कोरोना केस आंकड़ा पहुंच चुका है 958। सीधे चलते हैं देहरादून। सोमवार को उत्तराखंड में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 958 हो गई है। इनमें से 200 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं घर। अपर सचिव युगल किशोर पंत ने इन मामलों की पुष्टि की है। लंबे समय तक मास्क लगाने से हो सकता है इस बीमारी का खतरा। ये लक्षण दिखे तो तुरंत कराएं जांच। आज मिले 8 नए मामले हरिद्वार जिले में मिले हैं। ये सभी मुंबई से वापस लौटे हैं। वहीं चंपावत में 6, पिथौरागढ़ में भी 6 और बागेश्वर में 5, नैनीताल में 3 और देहरादून में 9 मामले आज मिले हैं ताजा। सोमवार को रविवार को प्रदेश में 173 कोरोना मरीज मिले थे, जिनमें से एक सैंपल की रिपोर्ट को 2 बार काउंट किया था। कह सकते हैं कि गलती से एक ही मरीज की सैंपल को 2 बार गिन लिया गया था। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार रविवार को सैंपल जांच रिपोर्ट में 1063 निगेटिव मिले थे, जबकि 11 जिलों में 173 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। देहरादून में 49 संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें से 22 लोग संक्रमित मरीज के संपर्क में आए हैं और 17 दून मेडिकल अस्पताल में भर्ती हैं। एक आरती निरंजनपुर मंडी और 5 संक्रमित मुंबई और 4 दिल्ली से आए हैं। होटल और रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए यह बड़ी राहत की खबर। UPCL उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उनका अप्रैल से जून तक का बिजली के बिल पर लगने वाला फिक्स चार्ज माफ कर दिया है, जबकि अभी तक मार्च से मई तक का चार्ज केवल स्थगित किया गया था, माफ नहीं। दरअसल लॉकडाउन में तमाम होटल रेस्टोरेंट ढाबे बंद पड़े हैं, लेकिन उन्हें बिजली बिल देखते हुए वायरस को बढ़ते हुए देखते हुए इस तरीके से घोषणा की गई थी कि लेकिन UPCL की ओर से मार्च से मई तक फिक्स चार्ज स्थगित करने के आदेश जारी किए गए थे। इसका अर्थ था कि मार्च से मई तक का फिक्स चार्ज ऐसे संचालक बाद में चुका सकते हैं, लेकिन अब UPCL ने अपने पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए मार्च की जगह अप्रैल से जून तक के बिलों पर पड़ने वाला फिक्स चार्ज पूरी तरह माफ कर दिया है। UPCL के प्रबंधक निदेशक PCK मिश्रा ने बताया कि इससे इन व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। 4 बजे तक ही बाजार खोलने के पक्ष में अधिकतर व्यापारी। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वैसे तो सरकार ने सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया था, लेकिन व्यापारियों से जब बातचीत की तो व्यापारियों ने कहा कि अधिकतर व्यापारियों ने कहा कि बाजार सुबह 7 बजे से 4 बजे तक ही खुलनी चाहिए। तो क्या है पूरी रिपोर्ट, मैं हूं मिस्टर शाह। 1 जून से भले ही देश भर में कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जगह पाबंदियां हटाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन दून के व्यापारी अभी भी बाजारों को सुबह 7 से 4 बजे तक खोलने के पक्ष में ही हैं। व्यापारी इस संबंध में जिला प्रशासन और सरकार के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। अब जिला प्रशासन के आदेश का इंतजार है। व्यापारी सोमवार को इस संबंध में बैठकर आगे का निर्णय लेंगे। देश में पिछले 68 दिनों से लॉकडाउन जारी है। 1 मई से तमाम पाबंदियां हटाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। हालांकि कई अधिकार प्रदेश सरकार को दिए हैं। दून में जिला प्रशासन ने बाजारों को खोलने की अवधि सुबह 7 से शाम 7 बजे तक कर दी है। व्यापारियों ने इस संबंध में जिला अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित कर हालातों का हवाला देकर बाजारों को समय शाम 4 बजे तक ही करने का आदेश कहा है। व्यापारियों ने कहा कि केवल 4 बजे तक ही बाजारों को खोला जाए। इस संबंध में जिला प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। व्यापारियों का कहना है कि वह जिला प्रशासन के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
तो दून उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विपिन नागलिया ने कहा कि अधिकतर व्यापारी बाजारों का समय बढ़ने के पक्ष में नहीं है। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी अवगत कराया जा चुका है। तो नहीं खुलेंगे तिब्बती मार्केट। देहरादून जिला प्रशासन ने मॉल के साथ ही तिब्बती मार्केट को भी सोमवार से खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए तिब्बती मार्केट एसोसिएशन ने अगले कुछ हफ्तों तक मार्केट को बंद रखने का ही फैसला लिया है। एसोसिएशन का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वह काफी नुकसान झेल चुके हैं। कुछ दिन और नुकसान झेलने को वो तैयार हैं। एसोसिएशन जल्द मीटिंग कर मार्केट खोलने को लेकर फैसला लेगी। लॉकडाउन के बाद से ही मॉल के साथ ही तिब्बती मार्केट भी बंद है। दुकानों को जगह कम होने के कारण और दूसरे दुकानें एक दूसरे से चिपकी होने के कारण ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और करवाना मुसीबत भरा है। इसलिए वहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो तिब्बती मार्केट है वो अब जल्दी नहीं खोली जाएगी और उसको खोलने के मूड में वहां के तिब्बती जो एसोसिएशन है वो उसको खोलने के मूड में नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस इन उत्तराखंड। नैनीताल रेड जोन, उधम सिंह नगर ग्रीन जोन में शामिल और बाकी 11 जिले ऑरेंज जोन में हैं। अब देखते हैं क्या है बड़ी खबर। सीधे चलते हैं देहरादून और देहरादून से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संक्रमित मामलों के आधार पर नैनीताल जिले को रेड और उधम सिंह नगर जिले को ग्रीन जोन में घोषित कर दिया है। शेष 11 जिलों को पूर्व की भांति ऑरेंज जोन में भी रखा है। रविवार को मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में बीते एक सप्ताह में कोरोना संक्रमित मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। इसमें से नैनीताल जिले में सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। नैनीताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 260 पहुंच गई है। मात्र 23 मरीज इलाज के बाद घर भेजे गए हैं। जिले में सक्रिय कोरोना मामलों की संख्या 236 है और जोन के लिए ये तय मानकों में खरा न उतरने पर सरकार ने नैनीताल को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं उधम सिंह नगर जिले को ग्रीन जोन में लाया गया है। इस जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 72 हो गई है। इसमें से 27 मरीज उधम सिंह नगर से ठीक होकर जा चुके हैं अपने घर। सक्रिय कोरोना मामले में 45 हैं और देहरादून हरिद्वार समेत 9 पर्वतीय जिलों को पहले की तरह ऑरेंज जोन में ही रखा गया है। ये है प्रदेश जोन में रेड जोन नैनीताल, ग्रीन जोन उधम सिंह नगर, ऑरेंज जोन देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी। रविवार को प्रदेश में आए 158 संक्रमित मरीज। बता दें कि उत्तराखंड में रविवार को 158 मरीजों में से कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अब प्रदेश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगभग पहुंच गया है 958 और इसमें कहां कितने मिले हैं। सीधे नैनीताल से काफी मरीजों की आने की संभावना बताई गई है और अपर सचिव योगल किशोर पंत ने बताया कि 102 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। 4 सरकारी लैब में अभी 6133 सैंपलों की जांच चल रही है। इनकी रिपोर्ट आने का सरकार को इंतजार है और सरकार इसका इंतजार कर रही है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि रिपोर्ट काफी देर आने के कारण भी काफी समस्या हो रही है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उसकी ओर चलते हैं। लद्दाख में भारतीय सेना के साथ तनातनी, विशेषज्ञों ने चीनी राष्ट्रपति को दी कड़ी चेतावनी। सीधे चलते हैं लद्दाख और लद्दाख से एक बड़ी खबर। मैं हूं मिस्टर शाह। लद्दाख, चीन ने नापाक हरकत के बाद नई दिल्ली और बेइजिंग के रिश्ते बेहद खराब दौर में पहुंच गए हैं। दोनों देश नियंत्रण रेखा पर हथियार जमा कर रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दी है। और क्या है, बेइजिंग को क्या बताया, लद्दाख में भारत और चीन के हजारों सैनिक आमने सामने हैं। दोनों ही देश सीमा पर टैंक, तोपे और गोला बारूद जमा कर रहे हैं। इस बेहद तनावपूर्ण माहौल में दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि वे कोरोना संकट को लेकर हो रही आलोचना से बचने के लिए राष्ट्रवाद और संप्रभुता को हवा ना दें
उन्होंने कहा कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से उल्टे चीन को ही भारी नुकसान होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के साथ सीमा विवाद में चीन के सामने धर्म संकट पैदा हो गया है। चीन और अमेरिका के बीच तक एक तरीके से कोल्ड वॉर का दौर शुरू हो गया है। यही नहीं, कोरोना वायरस के ठीक होने से नहीं संभालने के लिए दुनिया भर में चीन की आलोचना हो रही है। विशेषज्ञों ने शी जिनपिंग को चेतावनी दी है कि अगर चीन ने भारत के खिलाफ तनाव बढ़ाया और ये डोकलाम की तरह से हुआ तो अपने बचाव के लिए नई दिल्ली के अमेरिका खेमे में जाने का खतरा बढ़ जाएगा, ऐसा कहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन भले ही भारतीय सीमा पर स्थिर हो और नियंत्रण योग्य बता रहा हो, लेकिन पिछले कई सालों से दोनों ही देश के बीच में अब तक हुए सबसे बड़े सैन्य जमावड़े में से एक है। सीमा पर यह तनाव लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चल रहा है। ये तनाव ऐसे समय पर बढ़ा है जब दोनों ही देश राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। अमेरिका इंस्टीट्यूट फॉर द एनालिसिस ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी के सह निदेशक कार्ल लुफ्त ने कहा कि चीन एक तरीके से राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र में है। अगर चीन के नजरिए से देखें तो दुनिया भर में खराब होती आर्थिक सेहत की वजह से वह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सपने को पूरा करने पर फोकस नहीं कर पा रहा है, जबकि यही एक पार्टी के शासन वाले चीन ने शी जिनपिंग के संवैधानिकता का एकमात्र स्रोत बताया है। लुफ्त ने बताया कि शी के सपने को पूरा करने की बजाय अब चीन राष्ट्रवाद और जैसे मुद्दों को हवा दे रहा है। चीन के रुख में ये बदलाव अमेरिका के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता की वजह से आया है और सिचुआन यूनिवर्सिटी में चीन भारत मामलों के जानकर सुन सिंघाई ने कहा कि प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इसे डोकलाम की तरह से एक और गतिरोध बनाने से रोका जाए, क्योंकि दोनों ही पक्ष में संघर्ष को झेल नहीं सकते हैं। एक बड़ी ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि वहां पर लद्दाख में इस समय बहुत बड़ी चेतावनी या कह सकते हैं कि वहां पर तानातनी बनी हुई है। और एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रसोई गैस के दाम आज से बढ़ जाएंगे, जानिए अब क्या होगी इसकी कीमत। रसोई गैस के दामों में बढ़ाने के दिए हैं आदेश और कितने दाम बढ़ेंगे और क्या रहेगा, कहां के दाम। सीधे चलते हैं न्यू दिल्ली। रसोई गैस के दाम आज से बढ़ जाएंगे सोमवार से। रसोई गैस एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि के कारण भारत में भी इसके दामों में वृद्धि की जा रही है। नई दिल्ली रसोई गैस एलपीजी के दाम मई माह में कम कर दिए गए थे। दिल्ली में रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर रिफिल 744 रुपए से घटाकर 581 रुपए 50 पैसे कर दिया था। ये दाम सभी उपभोक्ताओं के लिए लागू किए गए थे। गैस के दामों में कमी इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आने के कारण की गई थी, लेकिन अब जून माह में गैस के दामों में फिर वृद्धि की जा रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के मुताबिक जून 2020 के लिए एलपीजी के दामों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में वृद्धि के कारण दिल्ली में एलपीजी की रिटेल सेलिंग प्राइस प्रति सिलेंडर पर 11 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। इस वृद्धि के बदलाव दिल्ली में रसोई गैस के दाम प्रति सिलेंडर 593 रुपए हो जाएंगे। रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के लाभार्थियों पर नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा कवर किए गए और वे 30 जून तक मुफ्त सिलेंडर पाने के हकदार हैं। गौरतलब है कि अप्रैल के कच्चे तेल की कीमतों के बीच मेट्रो शहरों में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर, नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में 61 रुपए 5 रुपए से लेकर 65 रुपए तक की कटौती की गई थी। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगातार दूसरे महीने कमी की गई थी। इससे पहले मार्च में सिलेंडर के दाम में भी कमी की गई थी। कारपोरेशन LOC के मुताबिक 1 अप्रैल से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम 61.5 रुपए प्रति सिलेंडर और मुंबई में 65 रुपए कम कर दिए गए थे। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर रसोई गैस के दाम 744 रुपए कर दिए गए थे। इससे पहले इसका दाम 805 रुपए से 805 रुपए 5 पैसे सिलेंडर था और अब
बताया जा रहा है कि 1 जून से इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है और उसके बारे में सीधे केंद्र सरकार ने बोला है। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और चलते हैं दोस्तों रामपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एसपी से भिड़े आजम खान के समधी, पुलिस ने बेटे के साथ किया। देखते हैं आगे क्या है बड़ी खबर और सीधे चलते हैं रामपुर। तो कह सकते हैं कि समधी और बेटे के साथ कर दिया है गिरफ्तार दोनों को। सपा सांसद आजम खान के समधी और उनका बेटा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस अधिरक्षक से उलझ गए और पुलिस ने उनकी तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि दोनों पुलिस पर हमलावर हो गए। इससे चलते पुलिस ने पिता पुत्र को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों को थाने ले गई और रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 5 घंटे के बाद दोनों को जमानत पर छोड़ दिया है। मुरादाबाद में एक्सफोर्ड फार्म के मालिक एवं रामपुर निवासी होटल प्लाजा के स्वामी रिजवान मोहम्मद खान और सपा सांसद आजम खान के समधी हैं। वह दोपहर करीब 1:30 बजे नोवा हॉस्पिटल में खुद को दिखाकर इनोवा कार से लौट रहे थे। इसी बीच पुलिस अधीक्षक सगुन गौतम शाहबाद गेट के पास वाहन चेकिंग करा रहे थे। आरोप है कि पुलिस ने उन्हें मास्क लगाने को कहा। इसी बात पर नोकझोंक हो गई। इससे खासी अफरा तफरी भी वहां माहौल बन गया और कह सकते हैं कि वहां पर काफी अफरा तफरी हो गई, जिसकी वजह से वहां पर माहौल काफी गर्म हो गया और पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार करने के लिए गिरफ्तार किया और उनको गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गए। वहां से जमानत पर उनको रिहा कर दिया गया और उनको चेतावनी दी गई कि तुम मास्क लगाओगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल किया जाएगा। ऐसी चेतावनी देकर वहां से उनको जमानत पर रिहाई मिल गई। और एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। 70,000 के पार हुए कोरोना मरीज। 24 घंटे में 76 लोगों की गई जान। कोरोना वायरस से इस समय महाराष्ट्र पूरी तरीके से जूझ रहा है। सीधे चलते हैं दोस्तों महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 70,000 के पार हुए कोरोना मरीज महाराष्ट्र में और पिछले 24 घंटे में 76 लोगों की मौत हो गई है कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या है 70,013 और मुंबई में अब तक कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 41,099। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 2,361 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 76 लोगों की महाराष्ट्र से मौत हो गई है। इसके साथ महाराष्ट्र में अब तक 2,365 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या है 70,013। सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या 37,534 है। अब तक 30,108 मरीज डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं अपने घर। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मरीज मुंबई से सामने आए हैं। ताजा आंकड़ों के बाद मुंबई में अब कोरोना संक्रमित 41,099 हो गए। मुंबई में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,319 है। मुंबई में 16,985 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज हो गए या कह सकते हैं वो जा चुके हैं अपने घर। मुंबई में अभी तक 22,789 एक्टिव मरीज हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,413 मरीज सामने आए हैं और 40 लोगों की मुंबई से मौत हो गई है। अनलॉक 1 के लिए तैयार महाराष्ट्र। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद अलग अलग राज्यों ने अपने नियम जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र देश में सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। ऐसे में यहाँ भी सावधानी के हिसाब से छूट दी गई है। महाराष्ट्र में 1 जून से मिल रही छूट को मिशन बिगिन अगेन नाम दिया गया है, जिसके तहत ग्रीन, ऑरेंज और कंटेनमेंट जोन के हिसाब से छूट को बांटा गया है। महाराष्ट्र में अलग अलग फेज में कई तरह की छूट लागू होंगी। प्रदेश में ग्रीन जोन में टैक्सी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, खेती, दुकान, सामान की सप्लाई, शराब की दुकानें, सरकारी दफ्तर, बैंक, होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट को इजाजत दे दी गई है। ऐसा वहां पर बताया जा रहा है। तो इस समय महामारी से, बड़ी महामारी से कह सकते हैं इस समय गुजर रहा है महाराष्ट्र। मस्जिद को खोलने पर जारी हुई एडवाइजरी। नमाजियों के बीच होगी 6 फीट की दूरी। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है नमाजियों को लेकर और वहां पर
बताया गया मस्जिदों को खोलने को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एडवाइजरी जारी है। 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग घर पर ही नमाज पढ़ेंगे। धार्मिक स्थलों को 8 जून से फिर से खोले जाने के लिए सरकार के फैसले के मद्देनजर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी में कहा गया है कि मस्जिद में भीड़ जमा ना होने दें। साथ ही 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग मस्जिद में ना जाएं, घर पर ही नमाज अदा करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि मास्क लगाकर नमाज अदा करें और वुज़ू घर से ही करके जाएं। साथ ही नमाज में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखने के लिए कहा गया है। एडवाइजरी के तहत 2 नमाजियों के बीच 6 में कहा है कि मस्जिद में भीड़ नहीं लगनी चाहिए आते जाते वक्त, और नमाज पढ़ने आए और नमाज पढ़ के सीधे घर जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बता दें कि लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में 8 जून से धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है सरकार ने। और बताया गया है कि कर्फ्यू जो है 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लगेगा और इसके अलावा कर्फ्यू नहीं रहेगा। बड़ी छूट दी गई है कर्फ्यू को लेकर। डोकलाम के बाद भारत ने बनाया ये मास्टर प्लान, जिसके लिए चिढ़ गया चीन, और चीन चिढ़ गया है जब भारत ने बनाया मास्टर प्लान। केजरीवाल पर भड़के अनिल विज, बोले दिल्ली को अलग करने की कर रहे हैं कोशिश। महाराष्ट्र, गुजरात में निसर्ग चक्रवाती तूफान का अलर्ट, NDRF तैनात है वहां पर। दिल्ली कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के पार। अब तक 523 लोगों की दिल्ली से कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से हो गई है मौत। भारत के कोरोना ट्रैकर पर एक दृष्टि डालते हैं। भारत के कोरोना ट्रैकर को देखते हैं कि अब तक भारत में कितने कुल कन्फर्म केस हैं और कितने रिकवर केस हैं और कितने डेथ केस हैं। उसी के साथ पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालते हैं कि पूरे विश्व में कितने कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। और गुजरात बीजेपी विधायक बलराम धवानी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती। उसी के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है गुजरात से। बीजेपी विधायक बलराम धवानी कोरोना पॉजिटिव हैं और उन्हें आज अस्पताल में किया है भर्ती। तो सबसे पहले पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालते हैं। 65,17,749 पूरे विश्व से कंफर्म केस हैं और रिकवर केस की बात करें पूरे विश्व से तो 26,60,284 लोग कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। और उसी के साथ पूरे विश्व से 3,73,032 लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आ जाने से पूरे विश्व से हो गई है मौत। और पूरे आप भारत के कोरोना ट्रैकर पे दृष्टि डालते हैं तो 1,90,535 कुल कंफर्म केस हैं पूरे भारत में और उसी के साथ 91,819 रिकवर केस हैं पूरे भारत से। कह सकते हैं 91,819 लोग पूरे भारत से सही होकर जा चुके हैं अपने घर और पूरे भारत से 5,394 लोगों की हो गई है मौत। तो कह सकते हैं पूरे भारत से 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज मिलती रहे। MTPS नेटवर्क चैनल से जुड़े रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर साको दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ।